हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। किस चीज का सर लेक्चर है? वही आईसीएआई के केस स्टडी बेस्ड जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। और ये इम्प्लाइड वे में डायरेक्ट आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में भी मिल सकते हैं या आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए भी ये चीजें इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम होल कंसेप्ट यहाँ पे आपको डिलीवर कर रहे हैं। ओके ओके सर, तो क्वेश्चन स्टार्ट कर दें क्या? बिल्कुल सर। 13 बोलता है, वी एंड कंपनी, a partnership firm, is engaged in a retail trade since 1st April. The firm become liable for registration on 1st October. However, it applied for registration on 10th October. It had input, रुक जाओ, यहाँ तक की बात में हमने सर क्या बात समझ में आई? ये एक फर्म है जो फर्म लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड कब हुई? 10th ऑफ अक्टूबर को। हमने बताया था अगर विद इन 30 डेज इन्होंने एप्लीकेशन दे दी तो रजिस्ट्रेशन जिस दिन ग्रांट हो, जिस भी दिन रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या मानी जाती है? जिस दिन लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड हुआ हो। मतलब सर देखो, ये चीज मैंने 4-5 बार बता दी है इसलिए फिर से बताएंगे। मतलब सर, जिस डेट को आप लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड हुए थे उसके 30 दिन के अंदर अगर आपने एप्लीकेशन दे दी ना, तो सीधी बात, जिस दिन आप लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड हुए थे वही डेट आपकी क्या हो जाएगी? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें सर, 1st ऑफ अक्टूबर को लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड हुए थे और 10th अक्टूबर विद इन 30 डेज इन्होंने क्या दे दी? एप्लीकेशन। तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ क्या आएगी? बोलो बोलो बोलो। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या आएगी? 1st ऑफ अक्टूबर। ओके, आगे पढ़ें। हाँ सर। It had input held in stock, semi-finished and finished goods. The firm was granted certificate of registration on 5th of November. भले ही 5 नवंबर को मिली भाई साहब, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो गई मेरी? 10th ऑफ अक्टूबर। और इसका फायदा क्या होता है कि जिस दिन ये इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन था उसके जस्ट एक डे बिफोर, जस्ट वन डे बिफोर जितना भी इनपुट सर्विसेज का हो या इनपुट रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स का हो, जितने भी इनपुट्स पड़े होते हैं उन सभी का आईटीसी लेने के लिए इंसान एलिजिबल हो जाता है जस्ट वन डे बिफोर। तो यहाँ पे इनको कब मिल रहा है? 1st ऑफ अक्टूबर को इनको क्या मिल रहा है भाई साहब? रजिस्ट्रेशन हो गया इनका 1st ऑफ अक्टूबर की, इफेक्टिव डेट आ गई रजिस्ट्रेशन की 1st अक्टूबर। तो मतलब सर 30 सितंबर को इनके पास जो भी स्टॉक था उसका आईटीसी इनको मिल जाएगा, चाहे वो स्टॉक सेमी फिनिश्ड हो, फिनिश्ड हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है सर, यहाँ तक की बात तो आपकी समझ में आ गई। नेक्स्ट भी पढ़ते हैं। वी एंड कंपनी नीड टू ट्रांसपोर्ट वन कंसाइनमेंट टू द ट्रांसपोर्टर एंड देन टू कंसाइनी। मतलब कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे वी एंड कंपनी है, यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टर है, तो ये पहले वी एंड कंपनी ट्रांसपोर्टर तक माल पहुंचाएगी। जो कार्टन्स, जो माल, जो ये गुड्स है, ठीक है, इस गुड्स को पहले तो ट्रांसपोर्टर तक पहुंचाएगी ना, फिर यहाँ से ट्रांसपोर्टर जो है वो किसके पास पहुंचाएगा? रेसिपिएंट के पास मतलब बायर के पास। समझिए आप इस तरीके से, बायर के पास, जिसको आप क्या कह सकते हो यहाँ पे? कंसाइनी जिसको कह सकते हो आप। ठीक है सर, ये वी एन कंपनी क्या है? सेलर है। क्या है? सेलर है। इसको आप क्या कह सकते हो? कंसाइनर। क्या कह सकते हो इसको? कंसाइनर। ठीक है सर। अब क्या इसने बताया? द डिस्टेंस बिटवीन गोडाउन ऑफ द फर्म एंड ट्रांसपोर्टर इज 20 किलोमीटर्स एंड फ्रॉम द प्लेस ऑफ ट्रांसपोर्टर टू कंसाइनी इज 99 किलोमीटर्स। ये वाली जो डिस्टेंस है ये 20 किलोमीटर है और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 99 किलोमीटर है। और एक बात याद रखना, अगर विद इन द स्टेट है, विद इन स्टेट भी, अभी स्टेट की तो यहाँ बात नहीं किया, लेकिन विद इन स्टेट भी अगर 50 किलोमीटर की डिस्टेंस एक्सीड कर जाती है तो ई वे बिल मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है सर जी। मतलब 50 किलोमीटर तक की डिस्टेंस के लिए आप ई वे बिल को इग्नोर कर सकते हैं विद इन स्टेट। ठीक, अप टू 50 किलोमीटर ऑप्शन, अप टू 50 किलोमीटर ई वे बिल ऑप्शनल होता है, लेकिन कौन सा? पार्ट बी। आगे भी हम एक आपको डिटेल में बताते हैं, आइए। In the month of November, the firm received 80 invoices for the various inward supplies on which his total GST paid 8 lakh rupees. यहाँ पे आप इनवर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। इनवर्ड सप्लाई जो आपने सप्लायरों से ली है तो उस पे आपको जीएसटी का इनपुट मिलता है। और ऐसी कितनी थी सर? 80 इनवॉइसेस थी, 80 इनवॉइस थी। अब क्या किया होगा ये सप्लायर अपने जीएसटीआर1 में जब इसको शो करेगा तो आपको 2A के अंदर क्रेडिट मिलता है। सेम क्वेश्चन को हमने आपको बताया हुआ है
जो कंसेप्ट हम रिवाइज तो नहीं करेंगे, सेम टू सेम यहाँ पे जो मैंने कंसेप्ट बताया था, ये 25 इनवॉइसों वाला याद है, इसके जस्ट पहले के क्वेश्चन को आप 11 नंबर की कंडीशन आप पढ़ सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट में आपको 11 नंबर का मिल जाएगा, वहां पे पूरा कंसेप्ट दिया है, बार बार नहीं दे सकते। एक 80 इनवॉइस है सर, 80 इनवॉइस जिसमें टोटल जीएसटी कितने रुपीस का है, 8 लाख रुपीस का, ठीक। हाउएवर ओनली 60 इनवॉइस इन्वॉल्विंग जीएसटी ऑफ 7.5 लाख वाज अपलोडेड। 2A में कितना दिख रहा है, 7.5 लाख तक की इनवॉइस दिख रही है इन GSTR1 बाय रिस्पेक्टिव सप्लायर। सर हमने आपको बताया 7.15 लाख तो इलिजिबल आईटीसी है, इसका 10% आपको मिल सकता है। तो सर यहाँ पे अगर हम करें तो 7,50,000 प्लस 75,000 आप आईटीसी ले सकते हैं, लेकिन सर ये हो जा रहा है 8,25,000 रुपए। वहां पे आपको बताया था 8,25,000, कभी भी ये 8 लाख से एक्सीड नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे आप आईटीसी कितना क्लेम कर सकते हैं, 8 लाख रुपए तक का ही आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर वो नेहा वाला जो शायद 11 है, 11 को जाके जरूर से देख लीजिएगा। ऑल्सो वाइल फाइलिंग रिटर्न ऑफ मंथ ऑफ नवंबर द फर्म जनरेटेड ई चालान ऑन 5th ऑफ दिसंबर। अब क्या हुआ, 5th ऑफ दिसंबर को उसने चालान जनरेट कर दिया। अब ये क्या होता है भाई, भाई मेरे नवंबर की आप GSTR1 कब दोगे सर, 10th ऑफ दिसंबर को, और 20 जब यहाँ पे 2A आप फाइल करते हो तो सर 20th ऑफ दिसंबर को ये वाला रिटर्न GSTR2A ये 20 दिसंबर को नवंबर के टैक्सेस का पेमेंट होता है, टैक्सेस का पेमेंट होता है, ठीक है। वही कह रहा है जो 20 दिसंबर को आपको टैक्सेस का पेमेंट करना है, जो 20 दिसंबर को, उसका आपने चालान 5 दिसंबर को जनरेट कर दिया है फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ जीएसटी थ्रू RTGS ऑफ द बैंक, ठीक। 5 दिसंबर को आपने जनरेट कर दिया है। ऑल द सप्लाई रिफर्ड above is intra-state unless specified otherwise condition applies for availment of ITC are fulfilled subject to the information given above। ये सब में सेम बात लिखी रहती है। उसके बाद आपसे कहता है जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बेसिस पे अप्रोप्रिएट आंसर बताइए। आइए, डिटरमाइन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ VN कंपनी। हमने क्या निकाला था सर, 1 अक्टूबर। आप चेक करो, शायद आंसर यही होगा, 1 अक्टूबर। उसके बाद VN कंपनी इज एलिजिबल टू क्लेम ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट हेल्ड इन स्टॉक एज ऑन, इसके जस्ट एक दिन पहले प्रीसीडिंग, अरे प्रीसीडिंग डेट, इसके प्रीसीडिंग डेट पे जो भी इनपुट्स थे उसके लिए ये एलिजिबल है। तो सर वो आ गई 30 सितंबर के लिए। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन 13.3 बोलता है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे गलत नहीं पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ कन्वेंस इन पार्ट बी ऑफ ईवे बिल। सर ईवे बिल पार्ट बी ये क्या है, देखो एक छोटी सी बात आपको बताते हैं। ये रहा आपका ई वे बिल, एक एग्जांपल ई वे बिल। अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने रियल में देखा होगा तो बात अलग है, बट यहाँ पे आप थोड़ा समझ सकते हैं। ये पार्ट ए होता है इसका, ये एक इसका है पार्ट बी। सर पार्ट बी होता है स्पेसिफिकली फॉर ट्रांसपोर्टर्स, ट्रांसपोर्टर्स के लिए पार्ट बी होता है, जिसमें क्या होता है व्हीकल का नंबर डालना पड़ता है, ठीक, ठीक है सर जी। ट्रांसपोर्टर्स का डॉक्यूमेंट होता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट होता है, जिसको बिल्टी भी कह सकते हैं आप ये। लेकिन सर पार्ट 1 में पता है क्या होता है, देखो सबसे पहली बात, जो माल बेच रहा है वो कौन है, तो जीएसटीएन ऑफ सप्लायर। जो माल बेच रहा है वो कौन है, जीएसटीएन ऑफ सप्लायर, ठीक। दूसरा, कहाँ से माल जा रहा है, तो जिस जगह से माल जा रहा है पिन कोड, जिस जगह से माल जा रहा है मतलब जहां से डिस्पैच हो रहा है वहां की बात। उसके बाद किसको माल जा रहा है, जीएसटीएन ऑफ रेसिपिएंट। इस तरीके से आप हिंदी में याद कर सकते हो, माल किसका जा रहा है, कहां से जा रहा है, किसको जा रहा है, कहां पर जा रहा है। अब तो प्लेस ऑफ डिलीवरी, प्लेस ऑफ डिलीवरी, ठीक, ठीक है सर। उसके बाद सर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट किसी डॉक्यूमेंट के साथ जा रहा होगा, जैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट था, किसी डॉक्यूमेंट के साथ जा रहा होगा, चाहे रूल 55 चालान हो या इनवॉइस हो, ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद डॉक्यूमेंट किस डेट को जा रहा है, डॉक्यूमेंट डेट। सर ये डॉक्यूमेंट डेट क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट डेट क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईवे बिल की वैलिडिटी के बारे में बात करते हैं, ईवे बिल की वैलिडिटी के बारे में भी बात की जाती है। तो डॉक्यूमेंट डेट हम देखते हैं। उसके बाद गुड्स कितनी वैल्यू का है, वैल्यू ऑफ गुड्स को हम देखते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं, HSN कोड देखते हैं, HSN कोड देखते हैं। और एक बात यहाँ पे आती है बहुत इंपॉर्टेंट, रीजन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रीजन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, रीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा है ना ट्रांसपोर्टेशन, अगर अगर रिलीफ मटेरियल को हम कर रहे हैं तो एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, तो भाई रीजन दो ना कि रिलीफ मटेरियल को कर रहे हो, कोविड के लिए आप ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। वैल्यू कितने रुपए की कर रहे हो सर, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट बात होती है। डॉक्यूमेंटेशन की डेट भी ठीक है, HSN कोड ऑफ गुड्स होता है, किस गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो। अगर मान लीजिए
आप वीट का कर रहे हैं तो एग्जेम्प्ट है, तो पहले पता तो होना चाहिए कौन सा गुड्स ज्यादा एग्जेम्पशन देना है, इसलिए ये चीजें दी जाती हैं। क्या क्या? जीएसटीएन ऑफ सप्लायर, देखो ऐसे माल कहाँ से जा रहा है, नहीं सॉरी, किसका माल जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, किसके लिए जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है, डॉक्यूमेंट किस डॉक्यूमेंट के तहत जा रहा है, कब जा रहा है, कितने रुपए का जा रहा है, उसका कोड क्या है और किस कारण से जा रहा है। ठीक ठीक है सर, आगे बात समझ में। तो अब हमसे पूछता है पार्ट बी, नीड नॉट टू बी फिल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ कंसाइनमेंट फॉर गोडाउन टू ट्रांसपोर्टर लोकेशन। जब ये आपकी डिस्टेंस 50 किलोमीटर से कम होती है ना, या अप टू 50 किलोमीटर होती है, तो ये कहा जा सकता है कि भैया इतने के लिए पार्ट बी आपको फिल करने की जरूरत नहीं है विद इन स्टेट। तो सर यहाँ पे जब ये कितनी डिस्टेंस है, 20 किलोमीटर है, तो इट्स ट्रू, यहाँ पे पार्ट बी फिल करने की जरूरत नहीं आती है। क्लियर? दूसरा पढ़ा जाए बी पॉइंट। सर बी पॉइंट कहता है Part B need not to be filled in respect of transport to consignment from transporter location to consignee's location। कितनी गलत बात लिखी है। ये कह रहा है सर यहाँ से, देखो यहाँ से जब ये यहाँ माल जा रहा है ना, यहाँ से जब यहाँ माल जा रहा है तो पार्ट बी भरने की जरूरत नहीं है, बल्कि 99 किलोमीटर हो गया सर, ईवे बिल और पार्ट बी दोनों ही यहाँ जाएगा। ये बात आपकी इसने कह दी है गलत, ये गलत बोल रहा है। तीसरी बात पढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन इन पार्ट बी इज नाइदर रिक्वायर्ड in transport of consignment from godown to transporter location not transporter location to consignee। बात गलत है, कह रहा है दोनों ही जगह जरूरत नहीं, बल्कि हमने पढ़ा की जरूरत है। डी पॉइंट आपसे ये गलत है। डी पॉइंट कहता है इंफॉर्मेशन इन पार्ट बी इज मैंडेटरी इन ट्रांसपोर्ट टू कंसाइनमेंट फ्रॉम गोडाउन टू ट्रांसपोर्टर। सर मैंडेटरी नहीं है, अभी तो हमने आपको बताया सर, ये वाली जो यहाँ पे जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे पार्ट बी मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल होता है। चाहो तो भरो, चाहो तो मत भरो, ये ऑप्शनल होता है। तो सर ये बात भी गलत है, इसका मतलब आंसर सिर्फ और सिर्फ मेरे यहाँ पे ए ही सही निकल रहा है। करेक्ट आंसर आएगा ए। 13.3 का ये भी सही है, ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, क्या कर रहा है सर, कंप्यूट द, देखो नेक्स्ट, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी क्लेम्ड बाय वी एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। हमने आपको पढ़ाया सर 8 लाख रुपीस होगा। इसके लिए रेफर क्वेश्चन 11 जो नेहा वाला था, आप देख लेना, मैंने आपको दिखाया इसी में, उस वाले क्वेश्चन को आप रेफर कर लीजिए, वहां पे पूरा कंसेप्ट दिया है 8 लाख कैसे होगा, 8 लाख ही आ रहा है। उसके बाद पूछता है आपसे सर 13.5, डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ ई चालान जनरेटेड बाय वी एंड कंपनी फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर का महीना जो था सर, इसके लिए जो ई चालान जनरेट हुआ था सर, कब हुआ था, 5 दिसंबर को क्वेश्चन में। इसकी वैलिडिटी क्या होगी, इसकी हमसे क्या पूछा है, वैलिडिटी मैंने आपको क्या बताया, 20 दिसंबर तक पेमेंट करना पड़ता है। चालान की वैलिडिटी हो गई 20 दिसंबर तक की, 20 दिसंबर तक। इज इट क्लियर? यस सर, सिर्फ और सिर्फ 12 पॉइंट या 13 मिनट तक में हमने ये पूरा क्वेश्चन कर लिया। ये केस स्टडी इंपॉर्टेंट थी, और आप इसी तरीके से आगे की केस स्टडी को भी देखते रहिएगा। 15 केस स्टडीज हैं, जिसमें से हम लोग 13 केस स्टडी और 17 एमसीक्यू जो इस बुकलेट में थे कर लिए हैं। बस 2 केस स्टडी और उसके बाद आपका लगभग पूरा का पूरा जीएसटी भी फास्ट ट्रैक मोड पे रिवाइज भी हो जाएगा और आईसीआई के क्वेश्चन से प्रिपेयर भी हो जाएगा। इनकम टैक्स के लिए अभ्यास परीक्षा तो आप जानते हैं। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।